Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन बहुत ही कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, ज़्यादातर रीजन स्पेसिफिक की स्टडीज़ होती हैं जो किसी स्टेट सर्विसेज में आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं, बट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। एंड हम आज भी बहुत ही जो ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं रिगार्डिंग टू मेजर टॉपिक्स, दैट इज इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर इज द अहमदाबाद प्लेन क्रैश। तो हम इन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। दिस आर्टिकल विच इज रिगार्डिंग द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इजराइल ने ईरान के जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं एंड न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट किया है। लगभग 100 टारगेटेड साइट्स पर उन्होंने अटैक करा है यूजिंग द वॉर प्लेन्स एंड यूजिंग द ड्रोन्स, राइट। तो यहाँ पर जो ये आर्टिकल है, दिस विल बी कवर्ड एग्जॉस्टिवली बाय अनुराग बच्चन सर इन अ वेरी स्पेशल सेशन. Till then we will discuss ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ हॉस्टल, मोदी विजिट्स द क्रैश साइट। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए यहाँ पर ब्लैक बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी की जा चुकी है एंड उसमें जो डेटा है वो एनालाइज किया जाएगा। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स को अगर हम जाने तो ये एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें एयरक्राफ्ट की फ्लाइट का डेटा स्टोर्ड होता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट उड़ना शुरू करता है उसकी वेरियस इंफॉर्मेशन इस मशीन में, छोटी सी मशीन होती है, इसमें स्टोर्ड होता है। एंड ज़्यादातर जो यहाँ पर हम ब्लैक बॉक्स देखते हैं, ये दो ब्लैक बॉक्स लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में। एक होता है कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसको हम CVR बोलते हैं, दूसरा होता है FDR, दैट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इससे पहले हम ये जाने कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है। सबसे पहली बार ये किसने एक सजेशन दिया था, दैट वाज ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड वॉरेन। एंड उनके बाद बहुत ही जल्द, हालांकि देखो बीच में कुछ पायलट्स ने इसका विद्रोह भी किया था कि ये तो हमारी प्राइवेसी के खिलाफ होगा, आप ऐसे कैसे ऐसी मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं, हर एक कॉन्वर्सेशन उसमें आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो राइट, बट उसके बाद इसको डिप्लॉय किया गया है एंड एरोप्लेन्स में ये लगाई जाती है। बहुत पहले जब ये आपका ब्लैक बॉक्स है इसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी, अब कुछ हाई टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की जाती हैं। ओके, तो ये आपको सोचना चाहिए कि जो ब्लैक बॉक्स है ये प्लेन क्रैश में भी हम कैसे इसको रोक पाते, कैसे हम इसको कवर कर पाते हैं, कैसे हम इसको डिस्कवर कर पाते हैं। ब्लैक बॉक्स वैसे ब्लैक नहीं होता है कलर में, ये एक ऑरेंज या येलो का एक बहुत ही ब्राइट मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। एंड इसके नाम में बेशक ब्लैक होगा, ब्लैक नाम क्यों रखा गया है इस पे बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं। आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स की रिकवरी तब जरूरत पड़ती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई क्रैश हो रहा हो या कोई हाईजैक सिचुएशन हो, या फिर ब्लैक बॉक्स इसलिए भी नाम दिया जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो चार्ड यहाँ पर ये हमें सिचुएशन में मिलता है, मतलब जला हुआ मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट थ्योरी कि क्या रीजन है इसका ब्लैक नाम रखने का। पहले ब्लैक मैग्नेटिक टेप्स भी यूज होती थी, मे बी इसलिए भी इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया हो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है, इसके कलर को इंटरनेशनल ऑरेंज बोलते हैं क्योंकि बहुत ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि समुद्र में भी बहुत दूर से अगर वो फ्लोट कर रहा है तो हमें दिख जाएगा। एंड फॉरेस्टेड एरिया में अगर क्रैश हुआ है तो वहां पर भी ये बहुत ब्राइट जो कलर का बॉक्स होता है ये हमें दिख जाता है, राइट। तो अब ये जो क्रैश रेजिस्टेंस जो इसका मटेरियल होता है इससे बनाया जाता है, क्योंकि इसका काम ही यही है कि कोई भी यहाँ पर मिस हैपनिंग होती है या कोई भी फ्लाइट का डेटा है उसको रिकॉर्ड करना है। एंड इन केस कोई ऐसी, जैसे इस बार वाली जो ये हमारी सिचुएशन, हमें ये क्रैश देखने को मिला है, इसमें जब अब इसमें देखेंगे कि कैसे जो इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि व्हाट ऑल हैपेंड जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। तो इसके लिए इसका जो आउटर बॉक्स है वो बिल्कुल क्रैश रेजिस्टेंट मटेरियल से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यू कैन से स्टील का, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, इन सारे मटेरियल से, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ओके, अब हमने बात करी थी शुरुआत में कि दो तरीके के यहाँ पर हमें ब्लैक बॉक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो ब्लैक बॉक्स मैंने बोला था दैट वाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दैट इज CVR। इसका मतलब क्या है कि ये कॉकपिट में रखा जाएगा। कॉकपिट क्या होती है? जहां पर पायलट्स बैठते हैं, जहां पर वो फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं, फ्लाई कराते हैं, उसको बोलते हैं कॉकपिट। तो वहां पर जो पायलट्स की कॉन्वर्सेशन है या कोई भी रेडियो ट्रांसमिशन है ATC के साथ, सारी कॉन्वर्सेशन इस वॉइस बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। एंड जब भी यहाँ पर कोई क्रैश होता है, कोई हाईजैकिंग सिचुएशन होती है तो इसको रिकवर किया जाता है।
एंड जो इसका डेटा है उसको यहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशंस हुई हैं, क्या इसमें कहीं कोई पायलट की गलती थी या क्या बातें हुई, आखिरी क्रैश होने से पहले क्या बातें हुई हैं पायलट्स के बीच में, तो इन सब का डेटा यहाँ पर क्या होता है, स्टोर्ड होता है। दूसरा मैंने बोला था फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहाँ अटैच होता है, ये टेल विंग पर अटैच होता है, जो पीछे की साइड टेल होती है वहां पर। क्यों इतनी दूर, क्यों, क्योंकि वो अगर बाय चांस कोई क्रैश होता है तो वो सबसे लेस इंपैक्टेड हिस्सा होता है। ये एनालाइज किया गया एक लंबे एक्सपेरिमेंट से, एक लंबे एनालिसिस से, तो दैट इज वाई यहां पर जो दूसरा एफडीआर है वो कहां अटैच होता है, पीछे की जो टेल विंग है वहां पर इसको अटैच किया जाता है। अब इसमें 80 तरीके के अलग अलग इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, 80 तरीके के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टीट्यूड कितना था, फॉर एग्जाम्पल थ्रस्ट कितना था, एयर की स्पीड कितनी थी, फ्लाइट की स्पीड कितनी थी, राइट। ये डिफरेंट तरीके के 80 तरीके के यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हैं वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। एंड फिर जब इसको एनालाइज किया जाता है, इस डेटा को एनालाइज किया जाता है, इट हेल्प्स अस टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस डेवलप हुई, किस चीज ने यहाँ पर एक फैक्टर प्ले किया है जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। तो अब उसको रिकवर किया जा चुका है एंड 10 से 15 दिन लगभग लगते हैं इनको रिकवर करने में डेटा को, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्या पता चलेगा कि क्या रीजन रहा है, राइट। ओके, दोबारा हम यहां पर आते हैं आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में बात करी गई है डिफरेंट एजेंसीज की। फॉर एग्जांपल यहां पर डीजीसीए की बात करी जाती है, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन की जो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी है। हालांकि जब ये एस्टेब्लिश करी गई थी 1946 के आसपास, तब तक ये स्टैट्यूटरी नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2020 में ही इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है बाय द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। वहां से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जा चुका है। एंड इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन करना, सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, ट्रेनिंग पर्पसेस को हैंडल करना, ये सारे काम किसके होते हैं, डीजीसीए के होते हैं, राइट। एंड यही इकलौती ऐसी एजेंसी है इंडिया में जो डायरेक्टली डील करती है आईसीएओ के साथ। आईसीएओ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में एस्टैब्लिश करी गई थी वाया शिकागो कन्वेंशन। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिले शिकागो कन्वेंशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये किसके लिए है, ये आपका आईसीएओ के रिगार्डिंग था। सिविल एविएशन के लिए कन्वेंशन बनाया गया था, उसी के तहत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एस्टैब्लिश करी गई थी। ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एंड ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है, राइट। इसीलिए अब यहां पर आर्टिकल में एक और यहां पर इसमें बात करी गई है अबाउट दी एएआईबी। एएआईबी की अगर हम बात करें, दिस इज द एजेंसी फॉर दी, यहां पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ये। एएआईबी की बात करें तो दिस इज एन अटैच्ड ऑफिस जो रेगुलेट करता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है कि अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट। ये इन्वेस्टिगेट करता है जो एक्सीडेंट्स हुए हैं कि उसमें क्या रीजंस रहे हैं, उसमें ब्लैक बॉक्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हेंस वी हैव कवर्ड दिस आर्टिकल इन सो मच ऑफ डिटेल। अगर आपको कहीं भी बाद में ब्लैक बॉक्स का जिक्र आए, कोई क्वेश्चन आए, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ऑल्दो यूपीएससी डज नॉट आस्क सच क्वेश्चन, बट अदर स्टेट सर्विसेज में या दूसरे लेवल ऑफ एग्जाम्स में ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। यूपीएससी कैन आस्क यू कि किस तरीके से जहां पर सीआरवी है, सॉरी सीवीआर है, एफडीआर है, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या साबित करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पर हमने डिस्कस करी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आइए देखते हैं इसके बारे में। मेक डिजिटल लिटरेसी पार्ट ऑफ करिकुलम टू कर्ब ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सोसाइटी में ये आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो टॉपिक होता है, वहां पर इसको आप एग्जाम्पल की तरह से यूज कर सकते हैं कि कैसे हम चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज ला सकते हैं, कैसे चिल्ड्रन को ऑनलाइन सेक्स अब्यूज से बचाया जा सकता है, डिजिटल क्राइम से बचाया जा सकता है। यही सब इसमें बताया गया है। सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि जो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी वो किसमें इंक्लूड करी जानी चाहिए, आपके
जो स्कूल करिकुलम है उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं पहले तो वो खुद ही अवेयर हो जाएं, दूसरा पेरेंट्स को भी अवेयरनेस करने की जरूरत है, टीचर्स भी अवेयर हों कि किस तरीके से बच्चों को फंसाया जाता है, ऑनलाइन डिजिटल जो क्राइम्स होते हैं उनमें कैसे हम अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट द सेक्स अब्यूज, इट इज ऑल्सो अबाउट द फाइनेंशियल क्राइम्स ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अबाउट द ट्रैपिंग इन द गेम्स। जस्ट लाइक ऐसे हमने एक बार बहुत दिन पहले एक गेम देखा था जो नाम था वेल गेम था, उसमें जो यूजर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाता था कि एक हार्मफुल क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए, या सुसाइडल थॉट्स उनमें डाली जाती थी। तो इस तरीके के थ्रेट से, डिजिटल थ्रेट से बचाया जा सके बच्चों को, तो दैट इज वाई यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो स्कूल के करिकुलम में ही आप क्या कर दीजिए, उसमें इंक्लूड कर लीजिए, राइट। साथ में यहाँ पर ऐसे बोला गया है और क्या तरीके हो सकते हैं, पेरेंटल सुपरविजन बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चे जो एज यहां पर मेंशन करी गई है दैट इज 8 to 18 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद तो बच्चा अडल्ट हो जाता है। फिर से अगर वहां पर हम बात करें तो प्राइवेसी वाली चीज आ जाती है। यहां पर पेरेंटल सुपरविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा अगर यूज कर रहा है, कोई अडल्ट वेबसाइट्स तो नहीं है, कोई किसी फेक आईडी के आपके ट्रैप में तो नहीं फंस रहा है, कोई इनको हनी ट्रैप तो नहीं कर रहा है। ये इस तरीके की जो सिचुएशंस है वहां पर पेरेंटल सुपरविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि बच्चों को कैसी मोटिवेट करें कि इस तरीके के जो ट्रैप्स हैं उनमें ना फंसे। डिजिटल लिटरेसी इमर्ज एज क्रिटिकल एरियाज फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन रिस्क। ऑल्सो यहां पर क्या बोला गया है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड सोशल स्टिग्मा। एक तो रिपोर्ट ना करना और साथ में जो अटैच्ड सोसाइटल स्टिग्मा इसके साथ आता है कि पता नहीं समाज क्या कहेगा, पता नहीं बच्चे क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे कि आपके बच्चे ने तो ये काम कर दिया है। इसकी वजह से रिपोर्टिंग भी नहीं करी जाती है। ये आज भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो इसके लिए भी बच्चे को अवेयर किया जा सकता है कि जस्ट इन केस अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप आके अपने स्कूल टीचर्स को भी बता सकते हैं, बिकॉज ये स्कूल में एक इंपॉर्टेंट करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। देन ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो मुझे ही मारेंगे, मुझे ही पनिश करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही ओपन तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन पेरेंट्स अबाउट द ऑनलाइन रिस्क। सेफ बिहेवियर कैसा होता है, दैट शुड बी एनकरेज्ड हियर। अभी यहाँ पर ये बस एक सजेशन दिया है। रिपोर्ट यहाँ पर निकाली गई थी, दैट इज अ रिपोर्ट ऑन द स्टडी टाइटल्ड ऑनलाइन रिस्क ऑफ चिल्ड्रन, फोकस ऑन ऑनलाइन सेक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। ये रिलीज करी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर कर्नाटका में। एंड ये जो सजेशन है ये बेशक स्टेट स्पेसिफिक है, बट हम ये इसको अपने सजेशंस में, वे आउट में, वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं। इस टाइप की जो डिजिटल लिटरेसी के बारे में आए, डिजिटल इंक्लूजन में आए, या आपको डिजिटल थ्रेट्स के ऊपर कभी क्वेश्चन आए, चिल्ड्रन को कैसे बचाया जा सकता है, ये एक उसमें बेस्ट एग्जाम्पल बन सकता है, राइट। आइए एक और आर्टिकल हम यहां पर डिस्कस करेंगे। Yes, this article is also important here. And in a first sentence, sanctions over 300 Forest Right Act cells to facilitate implementation of Forest Right Act across 18 states and UTs. Forest Right Act, इसके लिए एलिजिबल कौन है? सबसे पहली बात तो ये, इसके लिए एलिजिबल होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स किनको कंसिडर किया जाएगा? जब कोई फैमिली या कोई भी इंसान उस जगह पर, उस फॉरेस्ट में लगभग 3 जनरेशन से, मिनिमम 3 जनरेशन से रहता हो, या फिर 3 जनरेशन ना हो, 75 ईयर्स मिनिमम वहां पर रेजिडेंट होना चाहिए 2005 से पहले। लेकिन है ना, 5 से पहले ही यहां पर टाइमलाइन आपने देखना है। 2005 से पहले अगर कोई 75 ईयर्स तक रहा हो या 3 जनरेशन वहां पर स्पेंड करी हो तो वो इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट का हकदार बन जाता है। इसके अंडर जो राइट्स दी जाती हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, वो यहां पर उनके लिए अप्लाई कर सकता है, उनको यूज कर सकता है। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके की राइट्स यहां पर दी जाती हैं? मेजरली 4 तरीके की राइट्स दी जाती हैं। दैट इज टाइटल राइट जिसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स को लगभग 4 हेक्टेयर तक की जमीन के ऊपर हक दिया जाता है, मैक्सिमम है ये। उसके बाद है यूज राइट मतलब जो फॉरेस्ट में जहां पर आप रह रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है आप कल को टिम्बर पे भी अपना हक जमाने लग जाओगे, या वहां पर कोई माइंस है, मेटल्स है, तो उसके ऊपर ट्राइबल्स उनके ऊपर अपना हक जमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एंड जो ग्रेजिंग एरिया है, सिर्फ उसी के ऊपर उनका हक दिया जाएगा। जो टिम्बर है, वुड है, उसके ऊपर कोई हक नहीं है, ना ही मिनरल्स एंड रिसोर्सेज पर है, जो यहां पर सरकार के अंडर आता है, उनके
ऊपर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स नहीं दी जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, यूपीएससी एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है माइनर और मेजर में कंफ्यूज करके। तो यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही हक दिया जाता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। देन उसके बाद आता है यहां पर रिलीफ के केस में, कंजर्वेशन के हेल्प केस में, कि कैसे अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट है, कोई माइन प्रोजेक्ट है या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, वहां पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हटाया जाना है, तो इसीलिए उनको सिर्फ हटाना नहीं है, उनको रिहेबिलिटेट भी करना है और उनको कंपनसेट भी करना है। देन लास्ट इज अबाउट द मैनेजमेंट में कैसे आप कंजर्व करवाएंगे उनकी हेल्प से। फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत समय से वहां पर रहते आ रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट को एज वेल एज वाइल्ड लाइफ को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। 2006 में ये एक्ट आई थी स्पेशली क्योंकि जो फॉरेस्ट राइट जो ड्वेलर्स है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको क्या कर दिया जाता था, डिस्प्लेस कर देते थे एंड उसके बाद उनको ना कॉम्पनसेशन मिल रहा था, ना ही उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा था। इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है एंड इसकी वजह से बहुत ही इनसिक्योर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है, जहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड उसकी वजह से वेरियस अदर सोसाइटल प्रॉब्लम्स को वो रास्ता देते हैं। सो दैट इज वाई फॉरेस्ट में भी उनका हक हो, उनकी ज़मीन हो, उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट जो राइट्स हैं वो इन 4 कैटेगरीज में हम यहाँ पर कवर करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी गई है, दैट इज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये किसने रिलीज करी है, किसने लॉन्च करी है ये स्कीम? ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एंड यहाँ पर ये जो मेजरली ट्राइबल पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जो गांव होंगे, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर लागू करी गई हैं। ये 2024 में ही अनाउंस किया गया था झारखंड में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत एंड जो भी यहाँ पर मेजर जो विलेजेस हैं, ट्राइबल विलेजेस, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि हेल्थ सिस्टम इंप्रूव करना है, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर करनी है, एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करनी है, तो ये स्कीम्स उनको टारगेट करती है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जब भी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आपको समझ में आए तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए ट्राइबल अफेयर्स ने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या एक स्कीम लॉन्च करी है, राइट। जनजातीय आपको कभी भी कहीं पर भी दिख जाए तो आपको ये पता होना चाहिए जनजातीय क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम बोलते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.